हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लोबलाइजेशन, मीनिंग, फीचर्स और कुछ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया था। आज हम इसकी रिमेनिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है? फ्रेंचाइजर ग्रांट्स राइट्स टू यूज़ इट्स ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क्स टू फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर इज़ द पर्सन हु ग्रांट्स राइट और फ्रेंचाइजी इज़ द पर्सन टू whom ग्रांट्स इज़ गिवन। अब फ्रेंचाइज़र जो है वो फ्रेंचाइजी को अपनी कंपनी का ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क यूज़ करने का राइट देता है, ताकि जो उसकी ब्रांड नेम है और ट्रेडमार्क है वो एक्सपेंड हो सके। अदर कंट्रीज़ में जो भी यूनिट है, यानी कि जो फ्रेंचाइजी उसकी फ्रेंचाइजी को लेता है, उससे क्या होता है, उसकी ब्रांड नेम इम्प्रूव होती है, उसकी गुडविल इंक्रीज़ होती है। इन रिटर्न जब वो उसको यूज़ करने के लिए देगा अपने ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क्स, इन रिटर्न वो कुछ चाहेगा तो इन रिटर्न वो लेता है लमसम अमाउंट, या फिर प्रॉफिट में से कुछ शेयर, या फिर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब हाफ या कुछ परसेंटेज भी हो सकती है दोनों की। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, पेप्सी एंड कोका कोला, दे हैव देयर ब्रांचेज इन डिफरेंट कंट्रीज। ये फेमस एग्जांपल्स है, जैसे मैकडोनल्ड है, पेप्सी, कोका कोला। इनकी जो ब्रांचेज़ है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, नॉर्मली मोस्टली कंट्रीज़ में मिलती है। ये क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी देते हैं फ्रेंचाइजी को, ताकि वो उनका ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकें। और नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर नॉर्मली क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी दो कंट्री के जो दो कंट्रीज़ हैं उनके यूनिट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। When foreign partners make an arrangement with local units of other country in which, इसमें क्या करते हैं? वो कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, लाइक ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, रिवेन्यू, जो भी रिवेन्यू अर्न करेंगे इस उनके जॉइंट बिजनेस से, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी वो अर्न करेंगे। इस तरह से जो भी अर्निंग होगी उनके प्रॉफिट एंड लॉस में और रिवेन्यू होगी फिक्स पीरियड के लिए। फिक्स पीरियड मतलब जो जॉइंट वेंचर किया जाता है फिक्स पीरियड के लिए किया जाता है किसी भी दो यूनिट्स या बिजनेस के बीच में, एक ही स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए। तब उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, तब ये जो जॉइंट वेंचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग। कोई दो यूनिट्स इकट्ठा हुई हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई बिल्डिंग बनाने का। जब उनका बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब उनका जो जॉइंट वेंचर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट है होली ऑन सब्सिडरीज। इसमें क्या कहते हैं? जिस कंट्री के पास, जिसको होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं, जिस कंपनी के पास 100% ओनरशिप राइट्स, और नॉर्मली हम बोलते हैं 51% से ज़्यादा शेयर्स हो, वो कंट्री क्या होगी? होल्डिंग कंपनी। वो क्या करती है? अदर कंट्रीज़ में अपनी सब्सिडरीज़ ब्रांच ओपन करती हैं जहाँ पर उनका 51% शेयर होता है, ताकि वो उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें। वहाँ पर ओपन कर देती है और उनको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल LG इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ होल्डी ओन्ड सब्सिडरीज इन इंडिया। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सब्सिडरीज है वो इंडिया में भी है। नेक्स्ट इज़ मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन में क्या होता है? कोई भी दो कंपनीज एक साथ आती है ताकि वो जो कंपटीशन है उसको अवॉइड कर सके, या फिर जो अपनी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर सके। इन दोनों रीज़न से क्या करते हैं? वे दोनों एक साथ आ जाती है, मर्ज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मर्जर। अब ये जो कंपनीज़ हैं वो एग्जिस्टिंग कंपनी ऐड हो जाए, जब न्यू कंपनी फॉर्म भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। When two existing companies of different nations join hands to avoid competition and enhance their efficiency called merger. उसके लिए, मर्जर के लिए दो एग्जिस्टिंग कंपनी का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है प्लस बी भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी, जब दोनों मर्ज हो जाएंगी एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है सी। या इसके अलावा ये भी हो सकता है अदर केस, ए एग्जिस्टिंग कंपनी है और बी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, दोनों मर्ज हो जाती हैं और एक कंपनी बना लेती है बी एग्जिस्टिंग कंपनी। मीन्स वो अपना लिक्विडेशन नहीं करना चाहती, कोई न्यू कंपनी नहीं फॉर्म करना चाहती, बल्कि जो बी एग्जिस्टिंग कंपनी है
उसमें ही मर्ज करना चाहती है ए को। फॉर एग्जांपल बैंक मर्जर्स रिसेंटली लाइक पीएनबी, रिसेंटली अभी जो 1 अप्रैल से अप्लाई हुए हैं, मोस्टली जो बैंक्स हैं उनका मर्जर हुआ है। लाइक पीएनबी में ओबीसी प्लस यूबीआई, और जो ओबीसी और यूबीआई बैंक हैं उन दोनों का मर्जर हो गया पीएनबी बैंक में। ये लेटेस्ट एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बैंक्स का मर्जर हुआ है। एक्विजिशन में क्या होते हैं, एक कंपनी अदर कंपनी के 51% शेयर्स या उससे ज़्यादा एक्वायर कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल एक्वायर्स जेन्स टेलीकॉम ऑपरेशन इन अफ्रीका। भारती एयरटेल ने क्या किया, जो अफ्रीका में जेन्स टेलीकॉम ऑपरेशंस हैं उनको एक्वायर कर लिया, उनके 51% शेयर या उससे ज़्यादा एक्वायर कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। नेक्स्ट टर्म इज़ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या करते हैं, पेरेंट एंटरप्राइजेज ऑफ वन नेशन सेट अप मैनेजमेंट एजेंसीज इन अदर नेशंस एंड प्रोवाइड्स इट्स मैनेजर एक्सपर्टाइज फॉर सम फी। जो पेरेंट एंटरप्राइज होती है किसी भी नेशन में, वो अदर्स नेशन में मैनेजमेंट एजेंसी ओपन कर देती है ताकि क्या कर सके, अदर कंट्रीज़ को अपनी मैनेजर एक्सपर्टाइज दे सके। इन रिटर्न वो कुछ फीस चार्ज करती है, वो प्रॉफिट का कुछ % भी हो सकता है या लमसम अमाउंट भी हो सकती है, बट इसमें ओनरशिप और कैपिटल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इट मीन्स जो पेरेंट कंपनी जो अपनी मैनेजर एक्सपर्टाइज दे रही है जिन एजेंसीज़ को, उसको ओनरशिप राइट नहीं मिलता। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें किसी भी कंट्री की जो पेरेंट एंटरप्राइज है वो अदर कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ डील करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स यानी कि जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं उनके बेसिस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करवा सके अपने प्रोडक्ट्स के लिए। It is a contract between parent enterprises of one nation with manufacturer of another nation to manufacture the goods as per prescribed standard. लेकिन इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग तो अदर कंट्रीज़ की जो यूनिट्स हैं उनसे करवा ली जाएगी गुड्स की, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग का काम होगा वो पेरेंट एंटरप्राइज के पास ही होगा। इट मीन्स जो मार्केटिंग का राइट है वो पेरेंट यूनिट के पास ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट एंटरप्राइज गिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी जो पेरेंट एंटरप्राइजेज है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ जो अदर कंट्रीज़ में हैं, रॉ मटेरियल बनवाना चाहती हैं ताकि वो फर्दर प्रोसेस करके गुड्स जो फिनिश गुड्स जो बनाती हैं उसमें यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अदर कंट्री में अपना जो बिज़नेस है वो सेटअप करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, उसको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए वो क्या करती है, वहाँ की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग कर सके फिनिश्ड गुड्स के लिए। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नेक्स्ट इज़ असेंबली कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी डेवलप्ड नेशन है उसकी जो भी बिज़नेस यूनिट है वो डेवलपिंग नेशन की बिज़नेस यूनिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो डेवलप्ड नेशन है उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन वो क्या करती है, डेवलपिंग नेशन की यूनिट से की कंपोनेंट को असेंबलिंग का काम देती है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं हम इसे, जो आईफोन असेंबल्ड बाय चाइना, जो आईफोन है वो चाइनीज़ नहीं है, लेकिन जो इसका असेंबलिंग का काम होता है वो चाइना में किया जाता है। इसके काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, बिकॉज चाइना में जो लेबर है वो चीप है, या फिर लो कस्टम ड्यूटी ऑन की कंपोनेंट, जो कस्टम ड्यूटी है वो भी कम है। इससे और क्या होगा, असेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट से जो चाइना में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है चाइना में वो भी कम हो सकता है। इंक्रीज़ एक्सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन, जो डेवलपिंग नेशन मीन्स चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए जो मोस्टली गुड्स होते हैं, हालांकि वो चाइना के नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ उनकी क्या की जाती है, असेंबलिंग की जाती है और
इसलिए हमें मोस्टली प्रोडक्ट्स पर क्या देखने को मिलता है, मेड इन चाइना। इस तरह से कोई और डेवलपिंग नेशन भी हो सकते हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, वो अदर कंट्रीज़ के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से असेंबलिंग का काम करवाती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, डील करती है। ये था असेंबली कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ थी हमारी ग्लोबलाइजेशन की, जो अभी हमने डिस्कस की। इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपने बिजनेस को ओपन कर सकती है, फ्रीली ट्रेड कर सकती है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज़ किया जा सके, फॉरेन रिजर्व को इकट्ठा किया जा सके। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है काफ़ी यूज़फुल है और यूज़ की जाती है।